अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में जानते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में डिटेल से, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुख्तलिफ डिजीज़ के स्पेशलिस्ट से और उन लोगों से जिनका ताल्लुक मेडिकल की फील्ड से होता है, क्योंकि इसमें आपको हम अवेयरनेस देते हैं किसी भी बीमारी होने की वजूहात, अलामात, इलाज, मौलेजे और एहतियाती तदाबीर के बारे में, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ डिजीज़ पर डिटेल से बात कर चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है, यानी हार्ट डिजीज़ के हवाले से। आज हम दिल के अमराज पे बात करेंगे और इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शफीक अहमद, जो MRCP किया है उन्होंने MBBS करने के बाद। उसके बाद FRCP है, विजिटिंग कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एट NHS हॉस्पिटल UK और हेड ऑफ डिपार्टमेंट कार्डियक विंग शेड हॉस्पिटल, उनको कहते हैं। खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक। आपकी आमद का जना बहुत शुक्रिया। और जो मेरे अगले गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, आप उनको भी पहले मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद हारून फरीद, एडमिनिस्ट्रेटर NHR कंसल्टेंट ऑफ शेड हॉस्पिटल। अपने मौजूद मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून। थैंक यू डॉक्टर साहब। क्या हाल है? ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया जनाब। आजकल का मौसम भी बड़ा बारिश वाला हो रहा है, तो इस हवाले से भी कि आप लोग ने अपना कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। और आज हम बात कर रहे हैं नाज़रीन कराम कार्डियोलॉजी पे। बेसिकली बात किया कि अल्लाह ताला ने जो हमें ये जिस्म अता किया है, इसके तमाम अज़ा का सही तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर हमारे वाइटल ऑर्गन यानी ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, इनका सही और सेहतमंद होना और काम करना बहुत ज़रूरी है। और आज हम चूँकि बात कर रहे हैं हार्ट के हवाले से, यानी हार्ट डिजीज़ के हवाले से, तो डॉक्टर साहब से सबसे पहले जानते हैं उनका अच्छा सा एक इंट्रो जो कि मैंने दिया है, उसके अलावा भी वो क्या करते हैं, कहाँ होते हैं और मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में डिटेल से जानेंगे। जी डॉक्टर साहब, पहले तो आप मुझे अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ कहाँ होते हैं और क्या करते हैं। अच्छा, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। जी बिल्कुल। जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बेशक बेशक। लाखों दुरूद और सलाम उस हस्ती पे जिसने हमें ज़िंदा रहने और ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाया। देखिए, मेरा ताल्लुक हैदराबाद सिंध से है। अच्छा। वहीं पे मैं अपना मैट्रिक किया, फिर इंटर किया, फिर लियाकत यूनिवर्सिटी से MBBS किया। उसके कुछ अरसे बाद मैंने वहीं पे थोड़ा हाउस जॉब किया, फिर मैं बाहर चला गया और इंग्लैंड चला गया। उस ज़माने में इंग्लैंड जाने का सबको शौक़ था, हमें भी शौक़ वहीं पे ले गया। अच्छा। तो फिर वहाँ पे मैंने अपनी ट्रेनिंग जूनियर लेवल से शुरू की। एक जगह है इंग्लैंड में, हल। अच्छा। वहाँ से फिर मैंने ट्रेनिंग शुरू की, फिर मैंने प्लैब एग्ज़ाम पास किया। फिर वहाँ पे ये जो MRCP का मतलब होता है मेंबर रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन, इसकी एक ड्यूरेशन होती है, उसके बाद एग्ज़ाम पास करते हैं। अच्छा, अच्छा। ये एग्ज़ाम होता है। वो फिर वो एग्ज़ाम पास किया, फिर वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की, फिर वहाँ पे मैंने इंटरवेंशन की ट्रेनिंग की। ये जो FRCP है ये कहलाता है फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन। अच्छा। ये आपके काम पे आपको रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन देता है। अच्छा, अच्छा। ये हर एक को ऐसे नहीं देते। फिर आपका जब काम हो रहा है तो आप लोग रिकमेंड करते हैं, तो ये रिकमेंडेशन की आपकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा होती है कि आपको रिकमेंड किया जाता है। ठीक है। अच्छा जी। और फिर मैंने वहीं पे ज़्यादा कुछ अर्सा 5 साल लंदन में रहा। वहाँ भी मैंने ट्रेनिंग की। फिर एक जगह है बर्मिंघम, वहाँ भी ट्रेनिंग की। और वहीं से फिर मैं ट्रेनिंग ख़त्म करके पहली दफ़ा पाकिस्तान 2006 में आया मैं यहाँ। अच्छा अच्छा। फिर वो पटेल हॉस्पिटल में हमने कार्डियक यूनिट शुरू किया अपने साथियों के ताउन से। 5-6 साल उधर काम किया। फिर मैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी चला गया कि वो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे साल एक काम किया। फिर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ज़्यूरिख में 2 साल मैंने काम किया। शेड फाउंडेशन से जो कैसे वाबस्ता हुआ है शेड हॉस्पिटल से? ये भी कोई मेरे ख्याल में अल्लाह का ही कोई सिलसिला था ऐसा। मैं तो यहाँ पे किसी से मिलने आया था। मेरे एक दोस्त है एजाज अंसारी, आई सर्जन। अच्छा। तो वो हमारे साथ ही होते हैं, तो हमने साथ ही MBBS किया। मैं उनसे मिलने आया और उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो छुट्टियों पे आया हूँ यहाँ पे। अच्छा। तो कहता है हमें एक साहब से मिला देते हैं, तो तुम उसके साथ चलो। तो उन साहब का नाम है मुनाफ अलाना। अच्छा। मैं और मेरी वाइफ थे और हमने कोई 15 मिनट उनसे बात की मैंने। तो उन्होंने कहा कि हम आपको यहाँ पे एक यूनिट बना दें। चले जी, बेहतरीन। तो इस तरह फिर काम करने के जी हाँ। तो जी हाँ इस हवाले से भी जानते रहेंगे। आप हारून साहब की तरफ चलते हैं। हारून साहब, मुझे बताइए, जो कि आपका ताल्लुक शेड फाउंडेशन से और उसकी एक ब्रांच है ये हेल्थ के हवाले से शेड हॉस्पिटल, तो ये शेड फाउंडेशन बेसिकली किन किन शोबों में काम कर रहा है? डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक दफ़ा फिर हमें मौका दिया है कि हम शेड फाउंडेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा सकें। शेड डॉक्टर साहब एब्रीवेशन है सपोर्ट हेल्थ एजुकेशन फॉर डिज़र्विंग फेलोज़, और इसकी 2 बड़ी डायमेंशंस हैं जिसमें एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज इसके ऊपर काम कर रहा है।
इसके अलावा भी दूसरी जो है वो इसकी सपोर्ट सर्विसेज हैं। जैसे हमारे पास शेड फाउंडेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो मेंटल जो हेल्थ यूनिट है, इसके अलावा जो है वो हमारे पास एडिक्टेड लोगों के लिए जो है वो वार्ड है, फिर इसके अलावा हमारे पास सीनियर सिटीज़न होम है, और ये सारी तो जो है वो सेहत से मुतालिक जो है वो चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास जो है वो शेड हॉस्पिटल एक वन ऑफ द क्या कहना चाहिए कि मॉडर्न हॉस्पिटल्स में इसका शुमार होता है, वो हॉस्पिटल है। फिर हसन हॉस्पिटल, ये भी एक हमारा जो है वो हॉस्पिटल है जो कि हमारे पास जो है वो प्राइमरी केयर सेटअप है। अच्छा, इसके अलावा एजुकेशन में हमारे पास जो है वो इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम एक पूरा कंप्लीट है। फिर इसके अलावा मॉडर्न स्कूल्स हैं हमारे पास। हमारा जो है वो जो फाउंडेशन की बाउंड्री है उसमें ही जो है वो एक स्कूल है। फिर शाह फैसल कॉलोनी में, और फिर इसके अलावा रिमोट एरियाज़ जो कि सुजानी टाउन से आगे स्कीम 33 की पट्टी। क्या है वो बताइए। हॉस्पिटल की लोकेशन डॉक्टर साहब देखें कि ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है ये हॉस्पिटल लोकेट करता है। नागन चौरंगी से अंडा मोड़ की तरफ 11C2 एक एरिया है, वहाँ पे जो है हॉस्पिटल है। और हॉस्पिटल जहाँ पे है वहाँ पे हॉस्पिटल्स का जैसे कि दरअसल एक्चुअली ये है हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का मैं बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है एक समझिए गुंजान आबाद डिस्ट्रिक्ट्स में से एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरीके की क्या वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये टोटली निगलेक्ट है यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल टोटली निगलेक्ट है, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से देख लें, चाहे आप जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से देख लें। कोई एक जो है वो इस तरह का हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोग जो है वो इमीडिएटली जाके इमरजेंसी की सिचुएशन में जो है वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। स्कूल्स का हाल बुरा है, तो इस चीज़ों को देखते हुए हमने जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में शेड फाउंडेशन को जो है वो अपना काम कर रही है, इंट्रोड्यूस करवाया, और अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतरीन अंदाज में काम कर रही है, चाहे वो हेल्थ की फैसिलिटीज़ के ऊपर हो, चाहे वो जो है वो एजुकेशन फैसिलिटीज़ के हो, या अदर सोशल सर्विसेज हो। वो इतनी यानी कि शेड हॉस्पिटल की, शेड फाउंडेशन की डायमेंशंस इतनी ज़्यादा हैं कि हर सर्विस के ऊपर एक आपका प्रोग्राम अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है जनाब, इस बारे में बिल्कुल डिटेल से जाएंगे। नाज़रीन, बात क्या होती है कि जो हम लोकेशन आपको बताते हैं स्पेशली वो मकसद ये होता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके एरिया में किस जगह कोई नया हॉस्पिटल खुला या उसमें कौन कौन सी न्यू सर्विसेज स्टार्ट की गई हैं। जैसे खासकर सरजानी या नागन चौरंगी जो शादमान का स्पेशली मैं एरिया आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आपके एरिया में कैसा हॉस्पिटल मौजूद है जहाँ आपको सेहत की सहूलियात मिल जाती हैं तकरीबन तमाम। और वहाँ पर एक नई सहूलियात का स्टार्ट किया गया है कार्डियक डिजीज़ के हवाले से। तो इसीलिए आज हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया ताकि आपको अवेयरनेस मिले कि आपके एरिया में किस किस्म की सहूलियत फराम की जा रही है। अब चलते डॉक्टर साहब की तरफ, उनसे ये जानते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन इश्यूज़ कौन से हैं कार्डियक डिजीज़ के हवाले से? देखिए, सबसे ज़्यादा तो जिसे उर्फ़ आम में हम हार्ट अटैक कहते हैं, हाँ, वही ज़्यादा है। अच्छा, हमारे यहाँ मसला ये है कि मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे कि यंग लोगों में बहुत ये डिज़ीज़ आ गई है, प्रेवलेंट है। उसकी वजूहात तो बहुत सी हैं। यानी कि ये देखिए कि मैंने जब से यहाँ काम कर रहा हूँ मुख्तलिफ तरीके से, मैंने 16 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक में देखा। 16 साल का बच्चा। अच्छा। हाँ, और उसकी डाइटरी हैबिट ऐसी थी। अच्छा। हाँ, लेकिन अच्छा, ये जो आप 16 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं, तो ये ब्लॉकेज आते आते भी टाइम लगा, या ऐसा नहीं हो सकता कि जेनेटिकली इसमें ट्रांसफर? देखिए, जेनेटिकली भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर वो जो बच्चा था उसको डाइटरी का कोई इशू था। ये जो हम खाते हैं बाजार से चीज़ें, हाँ, फास्ट फूड है और दूसरे इस किस्म के, लेकिन रेयर है। लेकिन देखिए, सबसे ज़्यादा कॉमन तो ये, और सबसे ज़्यादा जो ज़िंदगी को तकलीफ़ पहुँचाने वाली बीमारी तो वो तो यही है। बेशक। अच्छा, उसमें 2 तरह के हार्ट अटैक होते हैं। एक तो एक्यूट होता है, उसमें यह है कि आपको एक होता है गोल्डन आवर। अच्छा। जब फर्ज करें कि आपको हार्ट अटैक हो गया, उसे कहते हैं एक्यूट हार्ट अटैक। उसके अंदर तो आपको, अगर हम 1 घंटे में विदिन 1 आवर, उसको कहते हैं गोल्डन आवर, उसमें हम इलाज कर लें तो वो जो मसल भी बच जाता है उस आर्टरी के ऊपर होता है, और उस पेशेंट के लिए वही बेहतर है। इसीलिए दुनिया में ये, बाहर के मुल्कों में भी, हमारे यहाँ इंशाल्लाह हो रहा है, हो जाएगा कि अगर किसी को
हार्ट अटैक घर पे होता है तो 6 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाती है बेशक। और वहाँ से उठा के अस्पताल 90 मिनट, तो उसे कहते हैं डोर टू बलून टाइम। अच्छा। वो 90 मिनट का है, अगर वो 90 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो उनको ऑडिट में प्रॉब्लम आ जाती है। ओह, I see। तो सबसे ज़्यादा तो यही है जो अक्यूट है। अच्छा, एक होता है इसे कहते हैं स्टेमी, ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और एक होता है नॉन स्टेमी। नॉन स्टेमी का ये है कि वो आप अगले 24 घंटे में भी उसका इलाज कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये जो बीमारी सबसे ज़्यादा जो इसमें है हमारे शहरी इलाकों में, बेसिकली हार्ट अटैक आता ही है तो पता चलता है जी आपके वॉल्व की वीकनेस है अच्छा, या मैं ब्लॉकेज हो गई थोड़ा सा है। अर्ज ये कर दूं, थोड़ा सा इबहाम हमारे उर्दू ज़बान में है। अच्छा। देखिए, दिल में 3 चीज़ें होती हैं, शरियान जो कि आर्टरीज कहलाती है। जी। अच्छा, उर्फ़े आम में हमारे यहाँ लोग जो है उसको वॉल्व कहते हैं। वॉल्व नहीं है, वो शरियान है। Arteries, शरियान का arteries मतलब की ये है कि blockage। वो खून का दौरान को आगे पीछे करती है। वॉल्व भी हार्ट में होते हैं, उसके वो 4 हैं, तो वो अलग है issue। वो अलग चीज़। अच्छा, और एक और है, वो मसल भी है। तो हार्ट में एक आर्टरीज होती हैं, एक वॉल्व होता है, मस्कुलर एक वीकनेस, मसल होता है, वीकनेस, और एक जिस तरह इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है ना, जी, ये जी। तारें लगी होती हैं, एक वो भी होता है। अच्छा। तो उसकी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जिसे अच्छा। एरिथमिया कहते हैं, हार्ट की जिसके लेते हैं धड़कन तेज हो गई, धड़कन कम हो गई, तो वो है। तो जो हमारे शरियानों का जो इशू है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, अगर आप चले जाइए ना रिमोट एरियाज में, पंजाब के या सिंध में, उधर ये जो चूँकि रूमेटिक फीवर उस ज़माने में बहुत होता था, उधर ये जो वॉल्वों का प्रॉब्लम बहुत है। अच्छा। अच्छा, देखिए, मेरे ख्याल से उन लोग की डाइट भी ऐसी है शायद, जो उनकी कास्ट है उसमें ये लोग चिकना और पाए शाए बड़े खाए जाते हैं। नहीं, देखिए, अभी मुझे तो उधर ये ज़्यादा है। अच्छा। उधर शरियानों की बीमारी इसलिए कम है, वो काम बहुत करती हैं, लेकिन चूंकि रूमेटिक फीवर उस ज़माने में बहुत था, वो जो गंठिया का होता उससे वो अफेक्ट होते ज़्यादा। ओह, आई सी। ठीक है डॉक्टर साहब, इस बारे में आपसे डिटेल से जानते रहेंगे। नाज़रीन, बात क्या होती है कि जो हम आपको मालूमात फराहम करते हैं, ये जो डॉक्टर्स आते हैं इनका टाइम बड़ा कीमती होता है, और हमारी कोशिश है कि हम छोटे से थोड़े से इसके 1 घंटे के टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फराहम करें ताकि आपके लिए भलाई हो। और इसके साथ चलते हैं अभी हारून साहब की तरफ। हारून साहब, मुझे आप ये बताइए कि चूँकि आपका ताल्लुक शेड फाउंडेशन है, आप शेड हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अब इस इलाज मुआलजे के हवाले से जो सहूलियात वहाँ फराहम की जा रही है वो मुझे बताइए कौन कौन सी। देखें डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जैसे मैंने अभी पहले बताया था आपको कि शेड जो है वो 2 डायमेंशंस पे काम कर रहा है, एजुकेशन और हेल्थ सपोर्ट सर्विसेज के ऊपर। कुछ इसकी जो है वो रह गया था बताना जी, जी, कि कुछ सोशल एक्टिविटीज़ पे भी हम काम करते हैं, जैसे मैरिज सपोर्ट प्रोग्राम है, अच्छा। राशन सपोर्ट है, अच्छा। तो इस तरह की भी सर्विसेज हैं। अच्छा, शेड हॉस्पिटल के बहुत सारे यूनिट्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, और माशाल्लाह। कुछ यूनिट्स जो हैं कॉस्ट टू कॉस्ट हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो बेसिक जो मिशन एंड विजन है वो ये है कि लोगों को सर्व किया जाए। अच्छा। चूँकि मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी लोकेशन भी इस तरह से है कि जहाँ पे ज़ाहिरी बात है कि मुतवासित तबके से भी कम जो है वो फाइनेंशियली पोजीशन जिनकी होती है वो लोग यहाँ पे जो है वो इस इदारे से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। और ऐसे एरियाज में फिर नेमत से कम नहीं है हॉस्पिटल का क़याम। जी बिल्कुल, शेड फाउंडेशन एक नेमत से कम नहीं है, और शेड हॉस्पिटल तो ज़ाहिरी बात है, जैसे मैं भी आपको बताता हूँ, शेड हॉस्पिटल में कुछ जो यूनिट्स हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जैसे थैलेसीमिया है। अच्छा। इस वक्त 200 के करीब हमारे पास, बल्कि 200 से भी ज़्यादा हमारे पास बच्चे हैं जो कि इस वक्त रजिस्टर्ड हैं। उनकी तमाम इलाज, मुआलजा, अद्वियात और इनकी मतलब के जो लंच वगैरह इनकी अटेंडेंट का सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर इसके अलावा जो है वो डायलिसिस है। डायलिसिस में तकरीबन जो है वो इस वक्त भी हमारे पास अप्रॉक्स 150 से 200 के करीब जो हैं वो पेशेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। उनकी डायलिसिस से लेके मेडिकेशन से लेके टेस्ट से लेके ईच एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, ये शेल्टर होम वगैरह भी हैं? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैंने बताया शुरू में कि सीनियर सिटीजन होम है, तो वो वहाँ पे भी जो है ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अच्छा। फिर इसके अलावा जो है कैटरिक में हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। मैक्सिलोफेशियल मुंह के सरतान के ऊपर हम जो है जी हाँ मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जो है वो इसके ऊपर जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। और फिर इसके अलावा हमारी जो ईआर में एमरजेंसी की फ़ीस है वो निहायती नॉमिनल है। मतलब अच्छा। कि ये किसी जो है छोटे क्लिनिक में भी शायद मेरे ख्याल से इतनी फ़ीस नहीं होगी। हम इस वक्त अभी मतलब पहले तो हम 100 रुपीज़ ले रहे थे, अब हम 200 रुपीज़ ले रहे हैं, और वो भी जो मुस्तहिक लोग होते हैं हम उनसे नहीं लेते हैं। और कंसल्टेंट फ़ीस भी जो है जो FCPS FRCS हैं कंसल्टेंट्स हैं,
और जो टॉप ऑफ द लाइन कंसल्टेंट्स हैं, हम तकरीबन हमारे पास 100 के करीब कंसल्टेंट्स जो हैं वो अपनी OPDs करते हैं, और FCPS FRCS, और उनकी जो कंसल्टेंसी फ़ीस है वो 400 है। अच्छा। उस पर भी जो है जो मुस्तहिक लोग हैं उनको जो है कोशिश होती है कम से कम फीस फ्री ऑफ कॉस्ट। ये नॉमिनल फीस है, ये तो मतलब कम से भी, मतलब अगर कोई डिग्री कम हो तो ये वो है। कम है। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर हारून और डॉक्टर शफीक, और आज हम कार्डियोलॉजी पे बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ शर्ट फाउंडेशन और शर्ट हॉस्पिटल के बारे में डिटेल से जान रहे हैं। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक मिलते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में, और आज हम हार्ट डिजीज़ पे बात कर रहे हैं। और इन प्रोग्राम्स को करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को अवेयरनेस मिले कि अपने आप को बीमारियों से कैसे बचाना है, खुद भी बचना और दूसरों को भी बचाना है, क्योंकि ये एक सदका जारी है। और आज हम बात कर रहे हैं कार्डियोलॉजी पे। जनाब डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, चूँकि आप शेड फाउंडेशन से यानी शेड हॉस्पिटल में आप काम करते हैं, तो वहाँ पर कार्डियक के हवाले से कौन कौन सी सर्विसेज फराहम की जा रही है? देखिए, अभी हमने जो विंग कार्डियक सेंटर डेवलप किया है, हमने कोशिश की है कि जो भी सर्विसेज अवेलेबल हैं वो दुनिया में किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में हम उसका भी एहतमाम करें अपने यहाँ। तो अभी हमने, देखिए, हमें को 2 हफ्ते हुए हैं, तो हम रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। रिसेंटली हमने जो प्रॉपर कार्डिंग में रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, लेकिन हमने OPD में देखिए 2 तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है, एक डायग्नोस्टिक, एक नॉन डायग्नोस्टिक। तो हम एकोकार्डियोग्राम और ETT जो नॉन डायग्नोस्टिक में आती है वो तो हमको 2-3 साल से कर रहे हैं। देखिए, उसका खासा ये है कि वो फीस, जैसे हारून ने कहा ना, कि हम 2000 रुपये लेते हैं एको के और 2000 लेते हैं ETT के। यानी फीस के हवाले से भी तो लोगों को सहूलियात मिलना जरूरी है। आजकल का कितना महंगाई का दौर हो गया है। अक्सर ये होता है कि इनकी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझ पर ये छोड़ दिया है, अगर मैं लिख दूं तो 50% हम डिस्काउंट भी दे देते हैं। तो वो तो अरसे से हमारा चल रहा है, लेकिन अब हमने एंजियोग्राफी शुरू की है, जो दिल की फ़ोटो लेते हैं, उसके बाद हम अगर ज़रूरत पड़ती है तो स्टेंट भी डाल देते हैं। अच्छा, हम जो उसके अलावा जो है हम एक एकोकार्डियोग्राम की और भी किस्में हैं, जैसे DSC कहलाता है, वो भी हम शुरू कर रहे हैं। एक जिस तरह ब्रोंक एंडोस्कोपी करते हैं ना, जो मैदे में करते हैं, उसमें एक होता है ट्रांस इसोफेजियल एको, वो भी हमने शुरू कर ली है। एक केस हम कल करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक हमने कार्डियोलॉजी हवाले से सर्विसेज, इन्वेसिव सर्जरीज, वो तो हम मुकम्मल हो गए। अच्छा, इंटरवेंशनल चल रहा है। देखिए, मैं ये अर्ज़ करूँ कि मैं अभी रिसेंटली वहाँ से आया हूँ ग्लासगो से, तो मैं अगर आपको अपने दिल पे हाथ रख के कहूँ कि ये जो सर्विसेज हैं, जो मशीन हैं, जो इक्विपमेंट है, मेरे ख्याल में अगर उससे अच्छा नहीं तो उसके बराबर तो ज़रूर है। और मशीन तो मेरे ख्याल में यकीनन डेफिनेटली मशीनरी तो वही होगी। नहीं, मशीनरी तो शायद उससे भी अच्छी है। अच्छा, जो कैथ लैब हमने लगाई है। अच्छा, गुड। अच्छा, अब उसके बाद हम कार्डिक सर्जरी भी हम शुरू करने वाले हैं। अच्छा, हमने उसके लिए होमवर्क कर लिया है। हम सर्जन्स को भी इन लाइन कर ले हैं। अच्छा, एक तो है एडल्ट कार्डिक सर्विसेज, जिसको मैं देख रहा हूँ। और अब आज में ही मेरी एक हमारे साथी हैं अर्जुमन शौक, वो भी हमारे साथ लिवरपूल में थे, वो बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अच्छा, तो उनको भी हम इंशाल्लाह इंडक्ट कर रहे हैं। और देखिए, जिस जगह हॉस्पिटल है ना, मैं तो कभी ज़िंदगी में इस तरफ आया नहीं, तो मैंने जो देखा तो तकरीबन 30-40 लाख की आबादी है। जी जी जी, इसको सहूलतें ही नहीं है। तो हमारी कोशिश एक तो बस खिदमत खल्क अल्लाह ने लेनी है, तो वो किसी ना किसी तरह वसीला बना दिया आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक बात की कि जो स्टेंट डाले जाते हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के जरिए, ये मुझे बताइए कि ये क्या प्रोसीजर होता है बेसिकली। पहले तो ये बताइए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी क्या है और ये कैसा प्रोसीजर होता है, और ये जो आपने स्टेंट डालने की बात की, ये किस मटेरियल के बने हुए? देखिए, इंटरवेंशन का मतलब है कोई भी चीज़ इन्वेसिव हो। अच्छा, ये देखिए, जब ये कई तरह के आ रहे हैं। देखिए, इसको बेस जो स्टेंट का होता है वो स्टेनलेस स्टील का होता है। अच्छा, उसके ऊपर कोटिंग होती है, निनिटॉल की भी होती है और क्रोमियम कोबाल्ट की भी होती है, और उसके ऊपर फिर एक ड्रग भी होती है। पहले ज़माने में, आज से कोई जब ये स्टेंट डालने शुरू, ये इस तरह से रिंग की तरह होता है ये शक्ल इसकी, बेयर मेटल स्टेंट उसे कहते थे। अच्छा, अब चूंकि वो क्या हुआ कि हमने बेयर मेटल स्टेंट डालने शुरू कर दिए, वो कुछ बंद होने लगे, तो अब उन्होंने टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव कर गई कि उसके ऊपर एक ड्रग हम लगा देते हैं, कंपनी लगाती हैं। अच्छा, वो कोशिश करते हैं कि वो स्टेंट खुले रहें और बंद ना हो, इंशाल्लाह। उसे कहते हैं ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट। ड्रग उससे एल्यूट करती है ओवर द टाइम पीरियड। अच्छा, ये आप जो आप कह रहे हैं ड्रग डालिए साहब, क्या ये स्टैंड का चेंज भी करने का कोई प्रोसीजर होता है, या कुछ सालों बाद 10 से 15 डाले जाएंगे दोबारा, ऐसा कुछ है? एक दफा स्टैंड डल गया तो डल गया। अच्छा, गुड। अच्छा, अब उसकी जो पोस्ट केयर करनी, पोस्ट स्टैंड केयर है ना, वो है इशू। ओह अच्छा। देखिए,
मैंने इसी पाकिस्तान में जब मैं दोबारा 2006 में भी जिन लोगों को स्टेंट डाले, मैं अभी उनको फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा। जो एडहियर करते हैं वो तो जिंदगी भर ही करवाना है फॉलो उन्होंने, डाइट से उससे तो अभी भी चल रहे हैं। इसमें इशू ये आता है कि आप अगर आप वो एहतियात नहीं करेंगे, दवाइयाँ छोड़ देंगे और ज़िंदगी को फिर ज़रा थोड़ा सहल ना करेंगे खाने वैसे मेडिकेशन मस्ट है, टाइम टू टाइम मस्ट है, खास जी वो तो डेली उन्होंने लेनी होती है। अच्छा खैर, और खुराक का ज़रा थोड़ा सा सही इस्तेमाल करें, डायबिटीज़ अगर है तो उसको कंट्रोल करें, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ वगैरह के हवाले से आपने बात की कि हार्ट अटैक आने के जो रिस्क फैक्टर्स है, इस हवाले से मुझे थोड़ा बताएं। देखिए डायबिटीज़ तो मोस्ट कॉमन ठीक है ना। अच्छा, डायबिटीज़ बहुत मोस्ट कॉमन है, फिर हाइपरटेंशन कॉमन है, कोलेस्ट्रॉल आजकल जो है बहुत ज़्यादा है। और ये ना एक कॉल की जी ऑनलाइन सर्विस से खाना आ गया बाहर से। अच्छा, ये कुछ जीन्स में भी थोड़ा होता है, फैमिली हिस्ट्री भी। फैमिली हिस्ट्री से मुराद ये है कि माँ बाप खाला वाला का नहीं, माँ बाप का फैमिली हिस्ट्री भी होती है। लाइफ स्टाइल अगर आप ऐसा है, सेडेंटरी है, बैठे हुए हैं, काम कोई नहीं करना, तो इस तरह भी है। ओवर अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मुझे बताइए, कि माँ बाप की आपने बात की, जेनेटिकली हमारे जहन में होता है कि सिर्फ माँ और बाप को अगर कुछ होगा तो ही बच्चे में आएगी बीमारी, तो ये जेनेटिकली कितनी जीन्स तक जाकर हमारे पर बीमारी असरअंदाज हो सकती है? कुछ ऐसे इसे कहते हैं स्किप जनरेशंस। अच्छा, वो स्किप जनरेशन क्या होती है कि दादा को हो गई, बेटे को नहीं हुई, पोते को हो गई। हाँ, अच्छा, एक तो ये है इशू। अच्छा, एक जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, एक कोलेस्ट्रॉल होता है, दो कोलेस्ट्रॉल के 2-3 हैं जी, एलडीएल एचडीएल नहीं, एक होता है कोलेस्ट्रॉल, उसकी फिर एलडीएल एलजीएल, एक है ट्राइग्लिसराइड। अच्छा, अब हमारा ख्याल ये होता है कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जो है ना वो फैमिली में भी रन करता है। अच्छा, और जो अच्छा उसमें एक और जो ख़ास तौर पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो एक होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन, वो फिर बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ हर एक से, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ख़ासतौर पर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो उनके बच्चे जब 40-30-25 की एज को पहुँचे तो ज़रूर चेक कराएं। अच्छा, ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि वो बाप से बच्चे को जाते, बाप से बेटी को नहीं जाते, और तकरीबन 30-40 साल की उम्र में वो 150 से आई थिंक रेंज इतनी नीचे होनी चाहिए इसकी। और नाज़रीन ने बात की कि जो डॉक्टर साहब आपको मालूमात दे रहे हैं, ये बहुत अहम मालूमात है। ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ये अपने पेशेंट को ट्रीट करते हुए छोड़कर आए हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, उसको ट्रीट करने के बाद, और यहाँ आने का मकसद है कि आपको मालूमात फराहम की जाए ताकि आप लोग खुद भी हार्ट डिजीज़ से बचें, ख्याल करें और दूसरों को भी बचाने के लिए इकदाम करें। और चलते हैं हारून साहब की तरफ। हारून साहब, मुझे आप ये बताइए, रिसेंटली आप लोगों ने ये स्टार्ट किए कार्डियक के हवाले से सारी सर्विसेज, तो क्या इमरजेंसी सर्विसेज 24 घंटे कार्डियक की मौजूद रहती हैं? क्या क्या इमरजेंसी में आप सर्विसेज दे रहे हैं? कार्डियक विंग में जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं वो तो सारी चीज़ें हैं। हमारे पास 24 आवर्स एमरजेंसी हॉस्पिटल में है, जिसमें हम तमाम जितने भी क्रिटिकल इश्यूज़ होते हैं उन सब को कैटर कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल की लोकेशन इस तरीके से है कि नियर बाय जो है वो कोई हॉस्पिटल ऐसा है नहीं, और फिर उसके अलावा जो है इसके नागन चौरंगी से जो करीबी स्पॉट है नागन चौरंगी है, यहाँ से लेके आगे तक बहुत बड़ी एक आबादी है, और वो आबादी जो है जी सुरजानी तक है, सुरजानी वगैरह तक के एरियाज में आबादियाँ हैं। और वहाँ पे मतलब समझें कि हॉस्पिटल्स का कोई कॉन्सेप्ट ही अगर देखा जाए तो नहीं है। वहाँ पे छोटे छोटे मेडिकल सेंटर्स हैं जो कि जिसे हम कहते हैं कि क्वैक्स जो है वो लेके चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है वो हमने अपनी एमरजेंसी को जो हमारी बेसिक एमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव किया। जब हमने 24 आवर्स देखा कि यहाँ पे तो जो है जो एमरजेंसी सर्विसेज हैं यहाँ पे चूँकि हॉस्पिटल्स हैं नहीं, लोग अवेल कर रहे हैं, दूर दूर से आके अवेल कर रहे हैं, तो जो कार्डिक पेशेंट्स हैं अब उनको हम किस तरीके से कैटर करें। तो ये एक हमारा पूरा एक प्लान था कि जिसके ऊपर हमने जो है वो इसको किया कि नहीं, यहाँ पे एक कार्डिक यूनिट होना चाहिए, एक कार्डिक विंग होना चाहिए, जहाँ पे तमाम मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। एटलीस्ट अगर जो है वो स्टार्ट में भी हमारे पास जो है वो जब ये अभी कार्डिक विंग नहीं था उस टाइम पे भी हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट ओपीडीज़ करते थे। तो हम उस एमरजेंसी सर्विस से ये करते थे कि जब हमारा अपना कार्डिक विंग नहीं था तो इतना हम ट्रीट कर देते थे कि पेशेंट की जान बच जाए और वो किसी जो है वो ऐसी हॉस्पिटल तक पहुंच जाए जहाँ पे ये सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब हमारे पास 24 आवर्स ये सर्विसेज मौजूद हैं, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ECG है, इको है, ETT है, CCU है, HDU है, कैथ लैब है, और अब हम जो है वो कार्डिक जी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी है
और फिर इसके अलावा अब हम कार्डिक जो है वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रहे हैं, कार्डिक ओटी की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। कमिंग वन मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ में जो है वो ये भी हमारा जो है वो माइलस्टोन अचीव हो जाएगा। तो 24 आवर्स हमारे पास कार्डिक से रेलेवेंट FCPS डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, कार्डिक से रेलेवेंट टेक्नीशियंस मौजूद होते हैं, पूरा यूनिट रेडी होता है। हम 24 आवर्स जो है इन सर्विसेज को जो है वो कोई भी अवेल कर सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नारिक्रम, देखिए हमें ये जो आपको एक्चुअल इस हॉस्पिटल की लोकेशन इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि वहाँ की एक बहुत बड़ी आवाम, बहुत बड़ी आबादी जो अपने एरिए में इस हॉस्पिटल से इलाज मुआलजे की सहूलियात हासिल कर सके, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि आप लोगों को पता चले कि आपके एरिए में कौन सी नई क्लिनिक बनी है, नया हॉस्पिटल बना है, या किसी भी हॉस्पिटल में कौन सी नई सर्विसेज स्टार्ट हुई हैं, ताकि आप लोगों को इलाज मुआलजे में आसानी हो। और बात यह कि जिस तरीके से मैं पिछले प्रोग्राम्स में करती रही हूँ, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के हवाले से आपको बताती रही हूँ, तो ये इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी ऐसा अमल, एक ऐसा जो काम होता है जो सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट कर सकता है, और इसको कोशिश की जाती है कि पेशेंट के पेन को, पेशेंट के रिस्क और पेशेंट के रिकवरी टाइम को कम से कम किया जाए ताकि पेशेंट जल्दी सेहतयाब हो और उसको तकलीफ ना हो। क्योंकि पिछले वक्तों में बाईपास होते थे, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर होता था, लेकिन अब इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी बहुत अच्छा और आरामदेह प्रोसीजर है जो कि पेशेंट्स के लिए तकलीफ से कमी का बाइस है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए कि नॉर्मली लोगों को, एक सेहतमंद शख्स है, क्या वो ECG के ज़रिए या ETT के ज़रिए उसकी दिल की एक्चुअल पोजीशन पता चल सकती है, या कौन सा ऐसा टेस्ट होता है? देखिए, एक सबसे पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन ना कराएं। अच्छा, हाँ, ये बहुत ही आजकल लोगों में कुछ मिथ नहीं हो गया कि बस मैं चेक करा लूँ, मैं ठीक हूँ, बहुत ही मसाइल पैदा अच्छा। हो गए। अगर रिस्क फैक्टर है या कोई तकलीफ है तो आप जरूर आए, ETT भी करें, ECG भी करें। अच्छा, लेकिन अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन, अगर आपको कोई कंप्लेन नहीं है, हाँ, कोई कंप्लेन नहीं है, आप अगर फर्स्ट कंप्लेन से मुराद ये है कि अगर आप 1 मील चल लेते हैं रोज़, 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स का मतलब ये है कि 16-17 सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं। अच्छा, ख़वातीन से मैं कहता हूँ अगर आप पोछा लगा लेती हैं घर में तो आपको नहीं है दिल की दर्द, आप कैसे बगैर दिल के दर्द की पूरे घर में पोछा लगा लें? अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन से परहेज करें। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना ख्याल में इग्नोर ना करें। इग्नोर भी ना करें। ठीक ठीक। तो नहीं, आप अपनी बात पूरी करें। तो ये एक तो ये सबसे वाला। लेकिन अगर आपको कोई दूसरा, मैं ये अर्ज कर दूं, अगर आपको फर्ज कोई तकलीफ है, दर्द है, जो हार्ट अटैक की अलामत है ना, वो कई तरह की होती हैं। कुछ लोगों को खासतौर जो हमारे साथी हैं, भाई हैं, बुजुर्ग उम्र सीधा होते हैं, उनको शायद दर्द नहीं होता, किसी को साइलेंट, किसी को सांस फूल जाता है। डायबिटीज़ को अक्सर दर्द नहीं होता, कुछ को दर्द होता है, किसी का सांस फूलता है, किसी को पसीना आता है, किसी के बाजू में दर्द हो जाता है। तो अच्छा, ये जो है, अच्छा एक बात मुझे आप बताइए, जो कि एक आम फहम अल्फाज में कि किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो तो क्या अलामात आएंगी, और अगर किसी को सिर्फ मैदे का ही दर्द है, लोग उसको भी हार्ट अटैक समझते हैं, तो क्या डिफरेंशिएट है? देखिए, मैं सिर्फ ये कहता हूँ, अगर किसी को मैदे का दर्द है ना, तो उसको तसव्वुर करेंगे वो हार्ट अटैक है, उसको रूल आउट करेंगे वो हार्ट अटैक नहीं है। अच्छा, मैंने बहुत यहाँ पे देखा, बल्कि मेरे चचा ही थे, मैं वहाँ पे इंग्लैंड में था, तो उनको मैदे का दर्द हुआ, वो चले गए, उनको कार्बोनेटेड मिक्सचर दे दिया, शाम को ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। अच्छा, तो अगर किसी को मैदे का दर्द है और आप समझ रहे हैं कि थोड़ा पसीना भी आ रहा है, तो सब देखिए, मैदे का दर्द आपको मारे मैं यही आपसे डिफरेंशिएट करना चाह रही हूँ कि अगर बंदे को मैदे का दर्द है तो क्या सिम्टम आएंगे, और अगर वो अटैक पे जा रहा है तो देखिए, ये जो इन्फीरियर नीचे का जो हार्ट अटैक होता है ना, वो मैदे में ही दर्द होता है। अच्छा, वो मैदे में एपिगैस्ट्रिक में होता है। अगर वो हो रहा है और बार बार हो रहा है और आप समझ रहे हैं कि ये हो सकता है मैदे का दर्द हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर आप इन्वेस्टिगेशन करवा लें, उसमें फिर ECG करा लें, ETT करा लें, और ताकि उसको आप इग्नोर ना करें। और यही जो सबसे ज़्यादा जो मिस होती हैं चीज़ें, वो इन्फीरियर हार्ट अटैक, इसलिए कि वो जो नर्व हैं जो हार्ट को सप्लाई करती हैं, वो स्टमक के पास भी जाती हैं, तो अक्सर साथी जो हैं, जो हमारे भाई हैं, वो उसको मिस कर जाते हैं। तो ये इसका ज़रूर ख्याल रखें। अच्छा, अलामात क्या हैं? सांस फूल सकता है, किसी को दर्द हो सकता है, किसी को पसीना आ सकता है। अच्छा, अलग-अलग। दूसरी ये देखिए, मैं एक अर्ज़ करता हूँ, अगर फ़र्ज़ कीजिए आपको किसी को समझ रहे हैं कि हार्ट अटैक हो गया है या ख्याल है हार्ट अटैक, देखिए, अगर तो उसका ये मतलब नहीं कि उसको जो नज़दीक तरीन CCU है उसमें जाए। ये नहीं कि अगर किसी को, मेरा कोई जानने वाला है जो क्लिफ्टन में रह रहा है, वो कह रहा है कि मैं बैठा हूँ शेड में, मेरे पास आने तक तो उसका काम बिल्कुल। तो जो पहला घंटा है ना, फर्स्ट इमरजेंसी, उसको किसी नज़दीक तरीन, वो हमारे शेड ही में ना आए, नज़दीक तरीन अस्पताल चला जाए, यहाँ पे CCU की फैसिलिटी हो, उसकी ECG हो जाए, उसके ब्लड टेस्ट हो जाए, और वहाँ पे पता लग जाए। क्योंकि वो जो ट्रैवल करेगा 2-3 घंटे का, वो सबसे मुश्किल टाइम होता है।
अच्छा, यानी कि देखें आपकी एडवाइस के मुताबिक अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है तो ज़बरदस्ती आपको स्पेशली नहीं अननेसेसरी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई कंप्लेन है नाज़रीन, कोई दर्द होता है सीने में, मैदे में, या आपके पास रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या फैमिली हिस्ट्री है, तो ज़रूर आपको इसको तवज्जो देने की ज़रूरत है। इग्नोर ना करें, क्योंकि जो चीज़ वक्त पे पता चल जाती है वो ट्रीट हो जाती है, बजाय इसके कि आप उसको देर करें और फिर वक्त हाथ से निकल जाए। हारून साहब की तरफ चलते हैं। हारून साहब, मुझे आपकी बताइए, क्योंकि आपने डिफरेंट शोबों पे हमें बताया कि लेडीज़ ओल्ड एज होम भी हैं, जेंट्स भी हैं, ऑर्फन बच्चों के स्कूल्स भी हैं, और साथ में इस्लाम की तालीम भी दी है, तो इतने सारे शोबे कैसे मैनेज होते हैं, कैसे ये सारा किया जाता है, क्या तरीक़ेकार है? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमारी डिवोशन जो है ना वो, और फिर अल्लाह ताला का करम इसमें शामिल है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज होती हैं। हर शोबे के जो है वो HODs मौजूद हैं हमारे पास, और वो उस शोबे को, और फिर उसके बाद ट्रेंड स्टाफ मौजूद है, और वो अपने अपने स्पेसिफ़िक जो डिपार्टमेंट है उसको लेके चल रहे हैं। अगर हॉस्पिटल में ही देखें तो हमने डिफरेंट जो है वो डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। जैसे मेडिसिन का डिपार्टमेंट है तो वो एक कंसल्टेंट जो है उसके अंडर जो है वो रन कर रहा है। नेफ्रोलॉजी है, यूरोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक है, ये हर शोबे के जो है वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। और जैसे कार्डिक है, ये तो हमारे साथ ही हैं डॉक्टर शफीक साहब। तो हर शोबे के एक एक्सपर्ट जो है और एक्सपीरियंस्ड पर्सन को हमने HOD बनाया हुआ है। और वो जो है वो बात वही है कि ज़ाहिर बात है कि हमारी हमने वो, और ये सारे लोग जो हैं वो डिवोटेड हैं अपने काम से, और चूँकि ये डॉक्टर्स हैं और ये मेडिकल से रेलेवेंट जो है वो शोबा है, और आप भी इस चीज़ को जानती हैं कि ये कितना कमर्शियल हुआ हुआ है, लेकिन इसमें जो है वो खुदा तरसी का होना जो है वो ज़रूरी है। तो ये बेसिकली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग बेसिकली पैसे के ऊपर नहीं चल रहे हैं। ज़ाहिर बात है, अगर सिर्फ पैसे के ऊपर चलें तो बहुत सारे कमर्शियल सेटअप्स हैं इनके साथ ना, तो बस इनके दिल में अल्लाह ताला ने जो है वो खुदा तरसी दी हुई है, वो हमारे साथ चल रहे हैं। खिदमत के जो है जज्बे से सरशार हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सारे शोबे जो हैं वो अपनी ठीक से ऑन मेरिट काम कर। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं शेट फाउंडेशन के यानी शेट हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर हारून फरीद, और हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं मिस्टर डॉक्टर शफीक। और प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक मिलते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में, और आज हमारी कोशिश है कि हम हार्ट डिजीज़ के हवाले से जितनी ज़्यादा आपको अवेयरनेस दे सकें इतनी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि मेट्रो वन हमेशा से कोशिश करता है अपनी नाज़रीन के लिए ऐसे आगाही वाले प्रोग्राम पेश करें जो उनकी सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए, चूँकि हम हार्ट डिजीज़ पर बात कर रहे हैं, जो एक जैसे ना खौफनाक सा नाम लगता है कि बाईपास, ये हार्ट में ये बाईपास क्यों किया जाता है और किस किस कंडीशन में होता है? देखिए, बाईपास तो अरसे से हो रहा है, और उसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे बढ़ गई है। अगर फर्ज करें, मैं आपको सिनारियो बताता हूँ, अगर कोई डायबिटिक है और उसकी 3 शरेयानें बंद हैं, अच्छा, और मुख्तलिफ जगह से बंद है, तो उसका देखिए बेस्ट जो बेहतर इलाज तो बाईपास ही है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, बाईपास में देखिए हमारे जो आजकल जो सर्जन्स हैं माशाल्लाह बहुत आगे हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक आर्टरी का ग्राफ लगाते थे और 2 वेन के ग्राफ लगाते थे। अच्छा, मैं भी इसमें थोड़ा सा उनको पुश करता हूँ साथियों को। मैं कहता हूँ जो यंग लोग हैं, जैसे 50 से कम हैं, 40 से कम हैं, कोशिश करें कि आप बाईपास से बचाएं। नहीं, बाईपास कर लें। बाईपास जब करें तो उनको तीनों आर्टरी के ग्राफ लगाएं। अच्छा, इसलिए ऑन एवरेज अगर वेन का एक ग्राफ लगेगा तो ऑन एवरेज आपकी शुगर कंट्रोल हो नहीं हो 5 साल में बंद हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो ये एक नई जो उसमें थोड़ी सी लर्निंग कर रहे हैं। तो पेशेंट को आप अवेयरनेस देते हैं कि ऐसा आपको ख्याल रखना है? नहीं, पेशेंट को भी मैं कहता हूँ कि आप अपने सर्जन से बात करें। अच्छा, कि कम से कम आपको 2 तो आर्टरी की ग्राफ लगाएं। लेकिन देखिए, अच्छा, ये आप बाईपास की कंडीशन बता रहे हैं। ठीक, तो अगर 3 शरेयानें बंद हैं या मेन शरेयान बंद है, तो देखिए साइंस तो यही कहती है कि उन लोगों के लिए बेहतर है कि वो बाईपास पे चली जाए। अच्छा, और बाईपास भी देखिए अगर आप एहतियात करें तो 10-10 साल 20-20 साल तो चलता ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा जिस तरीके से हम अगर अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली हार्ट हेल्थ, कि हम एक्सरसाइज क्या करें या फिर ग़िज़ाएं कैसे इस्तेमाल करें और एहतियात क्या करें? देखिए,
एतदाल का लफ्ज़ सबसे आपने जो एतदाल का लफ्ज़, खुराक में भी एतदाल, हमारा दीन ये कहता है हर चीज़ में हर एतदाल चीज़ में पसंद है। एतदाल। देखिए मैं आपको छोटी सी देखिए, अच्छा वो काम करें जो आप रोज़ कर सकते हैं। सही। अगर आप कहेंगे कि वो किसी से कहेंगे वो 1 घंटा वॉक करे तो रोज़ तो नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप 10 मिनट के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करें सुबह उठ के और रोज़ करें। अच्छा खाना जो है वो आप एतदाल से खाएं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, जैसे शुगर है ना, देखिए एक वो सब्जियाँ जो ज़मीन के नीचे होती हैं, अच्छा, वो मीठी होती हैं, बिल्कुल, तो डायबिटिक्स के लिए ठीक नहीं है। ठीक नहीं। वो सब्जियाँ ज़मीन से ऊपर होती हैं, वो उसमें मिठास कम है। सही। अगर आप रोटी बासी करके खाएंगे तो उसमें शुगर और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। अच्छा इसी तरह ये देख लीजिए कि वो जानवर जो तेज चलता है, अच्छा, जैसे कबूतर है, फिर मछली है, कबूतर है, फिर बकरी है, वो फिर मुर्गी है, फिर बकरी है, फिर गाय है, जो स्लो चलेगा उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। अच्छा हाँ, जो तेज वॉकिंग है ना तो उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, अब कबूतर में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। तो इस तरह सा एक रफ आइडिया बचा। अच्छा आजकल एक नई रिसर्च ये आई है कि प्याज, कच्चा जो प्याज है ना, जी जी, इसमें और चाय में वही प्रोटीन है, आ गया है जो कि लहसुन में भी है। तो कोशिश करें कि डाइट को इस तरह मॉडरेट करें। मैं अक्सर ये कहता हूँ लोगों से, आप 3 दिन 2 दिन दालें खा लें, 1 दिन सब्जी, 2 दिन सब्जी खा लें, 1 आध दिन गोश्त खा लें, बिल्कुल ऐसे रेड मीट से कभी कभार खाने में, लेकिन एतदाल से। अच्छा अभी मैं देखिए एक मैनचेस्टर में रोशडील एक जगह है मैनचेस्टर के पास, तो उन्होंने मुझे बुलाया, वो लोग नाराज़ भी हो गए मेरे से, तो वो मुझसे मैंने लेक्चर दिया, मैंने कहा देखिए हम जो पाकिस्तानी भाई हैं ना या बहनें हैं, हम खाना तब बंद करते हैं जब सांस फूलता है जब कहते हैं बस ओके तो बस ओके, तो उसको ज़रा सा जबकि हमें सुन्नत के हिसाब से भूख छोड़ के खाना चाहिए। तो एतदाल से शुगर को कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, वॉक को बढ़ाएं, स्मोकिंग से बचें। बिल्कुल, दिल की बीमारी मैं पूछने वाली थी आपसे, क्या स्मोकिंग जो है हार्ट के लिए रिस्क फैक्टर है? बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अच्छा, ना सिर्फ हार्ट के लिए, और भी बहुत सी बीमारियां हैं, तो लंग्स भी डिस्टर्ब करेंगे। लंग्स है, नहीं कैंसर, प्रोस्टेट है, स्टमक कैंसर है, और ये बहुत स्मोकिंग से महंगा भी काम है, बहुत फैमिली का खर्चा है। हाँ खर्चा, तो और जो मसाइल कितने। हाँ जी बिल्कुल। देखिए इंग्लैंड में जहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्विसेज हैं, जिनको हार्ट अटैक होता है 50% लोग तो पहुंच ही नहीं सकते अस्पताल। अल्लाह अकबर। अच्छा जो 50 पहुंचते हैं उसमें से वो 60% को रेस्क्यू कर लेते हैं, 40% को रेस्क्यू नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, क्योंकि स्मोकिंग और दूसरे मसले और मसाइल, तो देखिए बहुत सारे ऐसी बातें मजहब से हट करे, तो बहुत सारी चीज़ें तो हमारे मजहब ने हमें वैसे ही रोक दी है कि हम तबीयत हमारी सेहत सही, लेकिन हमारे मजहब में स्मोकिंग का कोई जिक्र नहीं आया। तो वो स्मोकिंग है, एतदाल से करें और जिंदगी को सहल बनाएं। लेकिन हर नशे से बचने की ताकीद तो है ना इस सवाल, और स्ट्रेस लेवल भी कम करें। स्ट्रेस लेवल मैं हर एक से कहता हूँ कि आप 5 दिन 6 दिन काम करें, 1 दिन कुछ ना करें, आराम से फैमिली के साथ रहें, रिलैक्स करें। तो देखिए स्ट्रेस भी बहुत बड़ा फैक्टर है, इसलिए स्ट्रेस से आपने देखा होगा सबसे पहले स्टमक का भी असर होता है, दर्द नहीं, देखिए जब स्ट्रेस होता है ना तो कुछ हार्मोन निकलते हैं जिस्म से, जिनका हमें पता नहीं होता, वो जो वेसल्स है ना उनको हार्ड कर देते हैं। ओह अच्छा। तो वो स्लोली इवॉल्विंग प्रोसेस, आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं लगता हमें। तो ये बेसिक जो सिलसिले हैं जिंदगी गुजारने के, उस पर अगर अमल करें, यानी कि कवानीन कुदरत पर अमल करें, रात को वक्त पे सोएं, सुबह वक्त पे उठें, जो परवरदिगार ने नेमतें बनाई हैं, फल सब्जियां फ्रूट्स, वो एतदाल से और सेहत के मुताबिक खाएं। ठीक है जनाब। और हारून साहब की तरफ चलते हैं। जिस डॉक्टर साहब ने हमें बताया कार्डियोलॉजी के हवाले से कि हमें अपनी दिल की सेहत का ख्याल कैसे रखना है, रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज भी करनी है, और इसके साथ साथ अपने आप को टेंशनों से, परेशानियों से बचाएं। देखिए ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, रिस्क देना उसके हाथ में, जो आप अपने आप को टेंशन से बचा सकते हैं बचाएं, ताकि आपकी सेहत सही रहे। और अब चलते हैं हारून साहब की तरफ। आप मुझे बताइए इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं आपके हॉस्पिटल में, कौन कौन सी सर्विसेज स्टार्ट करनी है, और इसके अलावा आप किसी हवाले से हमारे लोगों से, हमारे नाज़रीन से अपील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब फ्यूचर प्लान्स में अभी हमारे पास जो है, जैसे अभी कार्डिक, हमारे पास कार्डिक विंग में कार्डिक ओटी कमिंग इंशाल्लाह 1 से 2 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी हम जो सर्विसेज मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे पूरा हॉस्पिटल है, फिर इसके अलावा जो है वो कार्डिक है, थैलेसीमिया है, डायलिसिस है, इसमें नर्सिंग बहुत इम्पॉर्टेंट, किसी भी मतलब के जो हॉस्पिटल की बैकबोन नर्सिंग कहलाती है। तो इस चीज़ को हमने देखते हुए हमने अपना जो है वो नर्सिंग इंस्टीट्यूट डेवलप किया है, और अभी इनिशियली हम इसमें जो है क्रिटिकल केयर यूनिट्स और टेक्नीशियन कोर्सेज जो है
वो 6 कैटेगरीज़ में अभी स्टार्ट होने वाले हैं हमारे पास, और एडमिशन स्टार्ट हो गए, और इंशाल्लाह इसी जो है सेशन में हम नर्सिंग में ग्रेजुएशन डिग्री को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। BSN पोस्ट RN और BSN जेनरिक ये स्टार्ट करवाएंगे इंशाल्लाह, और इसमें भी तकरीबन मोर देन 60% से ज़्यादा काम हुआ है हमारा। अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो डायग्नोस्टिक सर्विसेज में, रेडियोलॉजी सर्विसेज में जो है वो हमारे पास ऑलरेडी CT स्कैन हमने जो है वो ये डिपार्टमेंट डेवलप किया था। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह यकुम मुहर्रमुल हराम से जो है वो हमने MRI स्टार्ट कर दिया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो हॉस्पिटल जिस लोकेशन पे है, उस लोकेशन पे ये फैसिलिटीज़ बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ काउंट करती हैं, हाँ। क्योंकि ये तो नॉन कमर्शियल बेसिस पे जो है वो ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इन सर्विसेज को बेचारे जो गरीब लोग हैं, जो मुतवासित तबके के लोग हैं, वो तो अपनी डायग्नोसिस ही नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि ये टेस्ट जो है ये टेस्ट इतने महंगे हैं। तो ये एक हमारा MRI जो है वो एक हमारा जो है वो रिसेंट स्टार्ट हुआ है, और इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे ग्रो कर रहे हैं और इसी तरीके से जो है वो हम आगे अपनी चीज़ों को जो है वो इन्हेंस कर रहे हैं, मेडिकल की जो हमारी सर्विसेज हैं इनको इम्प्रूव कर रहे हैं। और इसके अलावा अपील भी ज़रूर करिएगा, क्या करना चाहते हैं? अपील मेरी जो है वो, चूँकि ये हेल्थ से रेलेवेंट प्रोग्राम है, तो उसको डॉक्टर्स देख रहे होते हैं, स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं, तो मेरी जो है वो नॉट स्पेसिफिकली मेडिकल से कंसर्न लोगों से सबसे जर्नल अपील है कि शेड फाउंडेशन, शेड हॉस्पिटल का साथ दें। ये बहुत बड़ा एक काम हम कर रहे हैं, और इसमें आपकी ताउन की जो है वो ज़रूरत है। स्पेसिफ़िकली अगर स्टूडेंट्स हैं तो हमारे थैलेसीमिया के पेशेंट, डायलिसिस के पेशेंट, आपके ब्लड डोनेशन से इनकी ज़िंदगी जो है वो आपके ब्लड डोनेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ब्लड डोनेट करें। और डॉक्टर्स हैं तो हमारी मेडिकल कैंप्स हैं, उनको जो है वो हमारे साथ इसमें ताउन कर सकते हैं। इस तरह के सेशंस जैसे हैं, तो इन सेशंस के ऊपर जो है वो डॉक्टर्स इसमें जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं। और जर्नल हम सब मतलब कि जो है वो जर्नल जो अवाम है, जो पब्लिक है, वो शेड हॉस्पिटल, शेड फाउंडेशन का जो है वो सपोर्ट किसी भी सूरत में कर सकती है। फाइनेंशियल जो है एड्स की सूरत में सपोर्ट कर सकती है, अपने आइडियाज़ शेयर करके सपोर्ट कर सकती है। आपके आइडियाज़ हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, क्योंकि शेड बेसिकली जो है वो डिज़र्विंग लोगों के लिए, वो मुस्तहिक लोगों के लिए, वो गरीब लोगों के लिए काम कर रहा है। तो इसमें आप उससे अपील है कि आप लोग जो है वो हमारा साथ दें। ठीक है जनाब। डॉक्टर साहब, आप मुझे मैसेज देना चाहेंगे? प्रोग्राम का टाइम खत्म है। देखिए, मैं भी एक छोटी सी दो मैसेज हैं मेरे। देखिए, जिन लोगों को स्टेंट बढ़ जाता है या बाईपास हो जाता है, उनकी बीमारी ख़त्म नहीं होती, तो उसका ख्याल रखें। पोस्ट स्टेंट और पोस्ट वो कैबेज, उसको ये नहीं कि वो फिर दूसरी, जैसे अभी हारून ने कहा, तो मैं भी एक छोटी सी अपील लगा रहे हैं। तो देखिए, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि फ्रेंड्स ऑफ CCU के हवाले से, ये जो हमारे यहाँ जो हार्ट अटैक जिनको होता है, जो गोल्डन आवर का मैं जिक्र करता हूँ, दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, उसके लिए मैं अभी साथियों से, मुख्तलिफ लोगों से मैंने रब्ता किया, जो मेरे कोलीग्स हैं, कि आप साल में एक प्राइमरी एंजियोप्लास्टी स्पॉन्सर कर दें। अच्छा। तो अभी मैं उस पर अपने भाइयों से मैंने बात की, तो हमने काफ़ी सारे लोगों ने हम ही भर दी है। अच्छा, उसका क्या कॉस्ट है उसकी? देखिए, एक की कॉस्ट है 3 लाख रुपए। अच्छा, सही। तो अब जो हमारे कोलीग्स हैं, जो साथी हैं, जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनके लिए तो कोई $1,000 कुछ नहीं है। तो मैं सबसे ये कहूँ कि एक आदमी साल में एक दफ़ा, चाहे वो ज़कात का हो चाहे वो, तो हमारे इस प्रोग्राम को, जो हमारे मुतवस्सित तबके गरीब लोग हैं, उनके काम हो जाएगा। देखिए, रात के 3 बजे अगर कोई आएगा हार्ट अटैक, उसके बाद तो 3 लाख रुपए भी नहीं होंगे ना, डेफिनेटली, और उस इलाके के लोगों में बिल्कुल नहीं होंगे। तो हमने उसका मैकेनिज्म बनाया है, हारून से और दूसरे साथियों से मिलकर हम उसका असेस भी करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कोई पेशेंट आया रात को, उसको हम पूछे नहीं, उसका इलाज कर दें,
तो और फिर अगर वो पे कर सकता है तो कर ले, नहीं तो वो हमारे जो फ्रेंड्स ऑफ CCU के लोग हैं जी तो हमने इसमें थोड़ी सी कामयाबी तो हो गई है। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, हारून साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आज का जो प्रोग्राम था खासकर हमने शेड फाउंडेशन के हवाले से किया और जो शेड हॉस्पिटल में नई सर्विस कार्डियक के हवाले से की गई है वो आपको इसलिए बताया ताकि आपको अवेयरनेस मिले कि आपके एरिया में कौन कौन सी नई सर्विसेज स्टार्ट की गई हैं। और इसके साथ साथ जिस तरीके से हारून साहब ने अपील की उस चीज़ को तवज्जो दीजिए, क्योंकि खासकर थैलेसीमिया के बच्चे, वो मासूम बच्चे, उनकी वैसी उम्र एक औसत उम्र 12 से 15 साल होती है, उनको ब्लड डोनेशन की ज़रूरत होती है। जब ये कैंप्स लगाया करें मुख्तलिफ डिजीज़ के तो उनके साथ खड़े होइए और शेड फाउंडेशन के इस कार्य खैर में इनका साथ दीजिए ताकि अल्लाह ताला आपकी और हमारी दुनिया और आखिरत सुरखुर फरमाए। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रहे, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।